गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक पार्ट हम आज देखेंगे। जैसे हमने बात की कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वो कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप का आपका है, जिसमें जो लेफ्ट साइड में है ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स विच हैव partially filled d ऑर्बिटल्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होगी। ठीक है, या एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जो डी के, वो दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, ठीक है, इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन दी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो ग्राउंड स्टेट में है या फिर किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसकी डी ब्लॉक में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड अप नहीं होने चाहिए, तो उस कंडीशन में उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 4s2 3d5, तो देखिए पार्शियली फिल्ड है। अगर हम बात करें कॉपर की 29, आर्गन 4s1 3d10। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो 3d सबशेल है वो फुल्ली फिल्ड है, तो कॉपर को हम फिर ऐसे तो सर डी ब्लॉक नहीं कह सकते, बट मैंने कहा जैसे कि आपका जो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है या तो वो आपके ग्राउंड स्टेट में हो, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो है, तो उस कंडीशन में अगर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपकी होती है तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो जैसे कॉपर है, कॉपर के आप देखोगे एक होता है क्यूपरस आयन और एक होता है क्यूपरिक आयन। ठीक है, ये क्यूपरिक है और ये क्यूपरस है। तो अगर हम क्यूपरिक की बात करें तो क्यूपरिक जो केस है वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो इट विल बी आर्गन 3d9। तो जो आर्गन 3d9 हो गया, यानी कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें जिंक की, ठीक है, हम बात करें कैडमियम की Ct, हम बात करें मर्क्यूरी की, ये तीनों ही केस में चाहे इनकी ग्राउंड स्टेट हो चाहे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जो कि +2 अगर हम देखें तो ये हमेशा ही क्या रहते हैं? D10 सिस्टम में रहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं डी में, और इसी वजह से इनको क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, बट इनको डी ब्लॉक की कैटेगरी में यानी डी ब्लॉक में रखा जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या करती हैं? रिजेंबल करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे बात कर लेते हैं एक बार जिंक की। अगर हम देखें तो जिंक जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, अब अगर जिंक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2+ में भी चला जाता है, स्टिल इट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d10, यानी d10 अभी भी फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, ये इसी वजह से जो जिंक है आपका, कैडमियम है, मर्क्यूरी है आपका, ये एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते, बट हम इनको डी ब्लॉक के ग्रुप में रखते हैं, डी ब्लॉक सीरीज में रखते हैं, क्योंकि ये इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है डी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, चलिए अब डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से भी जाना जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो एक सिंपल सी बात, अगर हम ये भी कहें कि ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और फिर यहाँ बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे आपके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स का, तो ये एलिमेंट बीच में कहीं लाई करते हैं जहां पर ट्रांजिशन होने वाला है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का, तो इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। और दूसरी अगर हम पॉइंट देखें तो वो ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके ऑर्बिटल्स, जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे, 3D ऑर्बिटल जो डी जनरेट थे, ये जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इनके ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? डी जनरेट, इनकी जो डी जनरेसी है वो स्प्लिट हो जाती है। और जब डी जनरेसी स्प्लिट होती है तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, फॉर एग्जांपल वी हैव Ml6 काइंड ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो हमने बात की थी जब लिगेंड की प्रेजेंस में जो डी ऑर्बिटल होंगी वो स्प्लिट हो जाएंगी, इट विल बी split into Eg and T2G
एंड जो जो स्प्लिटिंग हुई है, और अगर हम देखें तो एनर्जी ऑर्डर ये है, यानी Eg की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम ये सीखे कि अगर मान लीजिए आपके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 3d3 है मान लीजिए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये दे कैन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, इसी को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। और ये डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कलर का भी। ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखे थे आपने, जो कंपाउंड देखे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो जनरली कलर्ड थे, और उनका एक रीजन ये भी था कि एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, डी ट्रांजिशन शो करते हैं, यानी इस ट्रांजिशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और इस वजह से जो कंपाउंड होगा वो आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, यानी डी ब्लॉक की कंडीशन क्या थी कि आपके जो डी ट्रांजिशन की कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अनपेयर होने चाहिए, यानी एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है तो आपकी ट्रांजिशन हो सकती है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट है जिसमें या तो वो D1 सिस्टम हो या फिर D1 से लेके D9 तक में ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ट्रांजिशन पॉसिबल है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ये डी ब्लॉक की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में लाई कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, यहां पे समझते हैं। अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इट इज NS1 से 2, ठीक है, एंड N-1 D1 से 10। ठीक है, तो ये जो N-1 है इसका मतलब क्या है, ये कौन सी शेल है, ये है पेनल्टीमेट शेल। ठीक है ना, इट इज पेनल्टीमेट शेल, जिसे हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट शेल। ठीक है बच्चे, सेकंड लास्ट शेल इसे कह सकते हैं, पेनल्टीमेट शेल। ये जो होती है NS ऑर्बिटल, ये NS शेल, ये आपकी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है। ठीक है ना, तो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, जैसे मान लीजिए जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम अगर हम जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो बेसिकली कहां पर होते हैं, पहले जो आपका 4s ऑर्बिटल है वो फिल हो चुका है, क्योंकि N+L रूल अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम है, तो पहले NS आपका फिल हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर कर रहे हैं वो एंटर कर रहे हैं 3D सबशेल में, इसीलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा गया। अब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं डी सबशेल में 1 by 1, है ना, तो आपने इलेक्ट्रॉन पहले एंटर कराया कहां पे, 4s में, क्योंकि एनर्जी कम थी 4s ऑर्बिटल की। तो इसी वजह से ध्यान रखना कि कभी भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो एंटर पहले 4s में करेगा, बाद में 3D में। बट जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात आएगी, यानी कि जब आप जैसे मान लीजिए आयरन का केस ले हम, तो आयरन के केस में हम लिख देते हैं ऐसे, तो आयरन के केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसीलिए जब Fe2+ हम लिखते हैं तो जो ये Fe2+ होता है वो बेसिकली 3D6 सिस्टम आपका बन जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात आएगी, whenever we want to remove electron, the electron will be removed from the outermost shell। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी अगर कटायन है या फिर जो मेटल आयन है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। फाइन, तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे अगर आप 3D सीरीज की बात करोगे तो जहाँ पे क्रोमियम है, कॉपर है, जिसके हम पढ़ते आए हैं, आर्गन हो गया आपका जिसमें 4s1 3d10, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन 3d5, जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड जो होती है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ज़्यादा स्टेबल है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है इसके अंदर। और सिमिलरली कॉपर में 4s1 3d10, ये आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सिमेट्री ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि कॉपर और जो आपका क्रोमियम है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कुछ अलग होती है, कि आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो कुछ एक्सेप्शनल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्शनल्स जो हैं आपको ये बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, ये जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़्यादा क्यों मिलती हैं,
जो n-1 d ऑर्बिटल है और जो ns ऑर्बिटल है, इनका जो एनर्जी गैप है कम है। इसीलिए आपको काफी ज्यादा एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D सीरीज में या डी सीरीज में। अगर हम बात करें 4D में भी हैं एक्सेप्शंस और 5D में भी हैं। रीजन क्या है, एनर्जी गैप क्या होता है इनका, वो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी कम है। एनर्जी डिफरेंस जो कम होता है s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का, इसी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर सकते हैं और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि सिमेट्रिकली अगर ज्यादा बनना चाह सकता है तो ज्यादा बन सकता है वो। तो ये एक्सेप्शनल आप देख सकते हो वहां पे। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें कि क्या एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एटॉमिक साइज हम देख लेते हैं कि कैसे वेरी कर रहा है अक्रॉस द पीरियड। अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो हम ये सोचते हैं बच्चों, वी थिंक और वी हैव सीन दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच्चों बढ़ रहा है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो द साइज बेसिकली जो एटॉमिक रेडियस है इट मस्ट बी रिड्यूस्ड, है ना, वो कम होनी चाहिए। बट हेयर इफ यू सी atomic number or you can say nuclear charge is increasing, but the radius first it decreases and it is decreasing very slowly, and then after nickel it keeps on increasing till zinc. So why it is happening, why there is a slow decrease initially, slow decrease in atomic radii? ये जो स्लो डिक्रीज है एटॉमिक रेडियाई में ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं, और फिर ये जो इंक्रीज हो रहा है एट द लास्ट व्हाई इट इज आल्सो हैपनिंग, इसको समझना हमें आना चाहिए। जरूरी है कि जो एटॉमिक रेडियाई है फ्रॉम स्कैंडियम, इफ यू सी स्कैंडियम टू निकल इट इज डिक्रीजिंग वेरी स्लोली एंड फ्रॉम निकल टू जिंक इट इज इंक्रीजिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, लेट्स सी नाउ। चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं इधर ही ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। या तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए कोई आपकी थर्ड शेल है जो कि आप जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन सेंटर कर रहे हैं, और ये फोर्थ शेल है अभी के लिए मान लेते हैं। तो फोर्थ शेल में आपका होगा 4s एटॉम, 4s सब शेल, और थर्ड शेल में आपके पास कहीं ना कहीं होगा 3d सब शेल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s में पहले फिल हो गए हैं, अब चाहे वो पास पास हैं या दूर दूर हैं वो बात अलग है, बट 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो गए हैं। नाउ after filling the 4s orbital, electrons are getting added to the 3d subshell, one by each unit, है ना। तो जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे what will happen, आपके इलेक्ट्रॉन्स 3d सबशेल में अब एंटर करेंगे। अब होगा क्या, वी आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द 3d सबशेल, बट एट द सेम टाइम प्रोटॉन्स आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, प्रोटॉन भी आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द थिंग इज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स साइज शुड डिक्रीज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में एंटर कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका जो साइज है वो रिड्यूस होना चाहिए था, बट हो क्या रहा है, वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है। नाउ व्हाई इट इज इंक्रीजिंग स्लोली, व्हाई इट इज डिक्रीजिंग स्लोली, सॉरी। तो डिक्रीज क्यों हो रहा है स्लोली, इसको समझते हैं। देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन की टेंडेंसी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेंगे शेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, व्हाट विल हैपन, द टेंडेंसी ऑफ रिपल्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। नाउ एट द सेम टाइम व्हेन, अगर हम यहाँ देखें आयरन टू निकल में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो रिपल्शन जो हो रहा है, रिपल्शन ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस 4s इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन थी, न्यूक्लियर फोर्स था, वो ओवरकम होने लग जाएगा, किसके द्वारा, रिपल्शन के द्वारा। और इस कंडीशन में जब जिंक आ जाता है, जब कॉपर आ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 3d शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, तो वो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कर देते हैं 4s शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई
ऑब्जर्व्स, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जर्व हो रहा है साइज में इंक्रीज, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है 4s में, and there are lot of electrons, 10 electrons are all there in the 3D subshells, and due to these electrons repulsion increases and therefore the atomic radius is also increasing. आपकी जो atomic radius है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये बच्चों आपका रीजन है जो आपको ध्यान रखना है कि जो ये ट्रेंड आ रहा है, जो ये कर्व सा बन रहा है, ये कर्व क्यों बन रहा है, दिस इज द रीजन। सेम अगर आप देखोगे, दिस इज फॉर द 3D and this is for 4D and here it is for the 5D। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि why is this so why these 5D and 4D curve is overlapping, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें डिस्कस करनी है। चलिए बात करते हैं आगे। हमने एटॉमिक रेडियस की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। एटॉमिक रेडियस के बाद हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए देखते हैं बच्चों, अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हमें यह पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी साइज पे डिपेंड करती है। अगर एटम का साइज स्मॉल है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, साइज अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सपोज टू बी इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो it is very difficult to remove electron from an isolated gaseous atom. Now the problem here is, यहां पर जो साइज है it is decreasing slowly, it is decreasing slowly। अब जब साइज डिक्रीज कर रहा है स्लोली तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ना था। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जस्ट अ मिनट, ओके या सो ये आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है 3D सीरीज की, जस्ट या सो अगर आप देखोगे यहाँ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम से अगर हम जा रहे हैं जिंक की तरफ, तो देखोगे आप तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है वो काफी स्लोली कर रही है, इनफैक्ट थोड़ा सा कम भी हो रही है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो इरेगुलर इंक्रीज है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडियस साइज, एटॉमिक रेडियस साइज का जो वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से ही आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है, डिक्रीज। और इसीलिए आप कह सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या कर रही है, इट इंक्रीजेस स्लोली। बट एट द एंड अगर आप ध्यान से देखो तो जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये है कि सर इफ वी चेक, इफ वी अगर हम देखें, अगर हमने अभी जो ग्राफ देखा ऊपर उसमें हम ये देख रहे थे कि अगर ये रेडियस के बीच में और एटॉमिक नंबर के बीच में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो कर्व आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, और यहां पर आपका कहीं स्कैंडियम था और यहां पर जिंक था। तो इट मीन्स द साइज ऑफ जिंक इज हायर, size of zinc is higher, it means its atomic volume or you can say radius, atomic radius भी ज्यादा है तो atomic volume भी it must be high। if the atomic volume is high, atomic radius is higher, so ionization enthalpy should be less, but it is exceptionally higher। ionization enthalpy here is exceptionally high। why is it so? Now the answer of this question is hidden in its electronic configuration. If you see the electronic configuration, again we have come across it, that is argon 4s2 3d10। Now this is a stable electronic configuration, electron cannot be ejected easily from these stable electronic configuration because they are fully filled orbitals which are there। so that is why zinc has high ionization enthalpy 1। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ionization enthalpy 1 है, it is because of its stable electronic configuration। so this is the answer। now अगर हम कुछ एलिमेंट्स को कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव लेट्स से कॉपर एंड जिंक, इफ वी कंपेयर बोथ ionization enthalpy, if we have the data here, we have seen that the ionization enthalpy of copper is very less in comparison to the
zinc. So this is less. Now see why it is happening. If you see the electronic configuration of copper, it is argon 4s1 3d10, and the electronic configuration of zinc, as usual, it is 4s2 3d10. Now it is both the orbitals are fully filled, and here one orbital is half filled and another one is fully filled. So obviously copper has uh, uh, less ionization enthalpy because it is less stable in comparison to zinc. So it means ionization enthalpy first order is correct. The zinc has more ionization enthalpy 1. Now if the question came what is the ionization enthalpy order in case of ionization enthalpy 2, if we have ionization enthalpy 2, what will happen? Now in the case of ionization enthalpy 2, we have copper ion argon 4s0 3d10. For zinc we have Zn plus and argon 4s1 3d10. Now here if we're calculating the ionization enthalpy 2, the electron must be ejected. In case of zinc it's from 4s1, and in case of copper plus ion, cuprous ion, it should be ejected from 3d10. Now here you can see the 3d10 is more stable than 4s1. So it is half filled and a full filled, it is completely filled at subshell. So obviously copper plus ion has more ionization enthalpy than zinc plus, or you can say second ionization enthalpy. If we compare, the second ionization enthalpy is more for copper than zinc. So this is the answer for the ionization enthalpy 2. Similarly, if you see manganese and chromium and electronic configuration, their electronic configuration like this 4s2 3d10. Here for the chromium it is 4s1 3d10, 3d5, sorry. Here it is also 3d5. So the electronic configuration, if you see, the one is fully filled, another one is half filled. Here it is both half filled. So obviously manganese will have more ionization enthalpy than chromium. First ionization enthalpy. Now see the data here. We have chromium and manganese. Manganese has a more ionization enthalpy. Clear? So now if we what about the second ionization enthalpy? Second ionization enthalpy means manganese in its +1 oxidation state. Here chromium +1. Now the electron in manganese is 4s1 and 3d5. Here chromium has only 3d5. So it means chromium will have now more ionization enthalpy, because now we have to eject the electron from the 3d5, only half filled subshell, and here 4s1 electrons can be easily ejected because one electron can be easily removed from the 4s subshell. So here the second ionization enthalpy अगर हम compare कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं second ionization enthalpy जो होगी, it would be more for chromium. Clear? So this is all about ionization enthalpy. Now we come to the size of the elements down the group. If we go down the group, what will we observe? यहाँ पर अगर एक चीज और नोटिस कर ले बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो चीज मैं बताना भूल गया हूँ ये है कि जो आपके पास 4 डी सीरीज होती है, एक होता है 3D, 4D, 5D एंड 6D. मेनली आपको ये 3 चीजें पढ़नी है यहाँ पे. 3 आपको जो डी सीरीज है पढ़नी है. जो डी सीरीज होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम D1 to D10. Here we have scandium, then scandium to zinc, yttrium to cadmium, and lanthanum to mercury. ठीक है ना? तो ये आपको डी सीरीज है जो ध्यान से पढ़नी है. ठीक है, चलिए. तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे 3 डी सीरीज है जो हमें ध्यान से देखनी है कि ये इन डी सीरीज में क्या वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं. ज्यादा स्टडी अभी 6 डी सीरीज के बारे में हुई नहीं है, तो जितनी भी स्टडी आपको देखने को मिलेगी वो इन 3 डी सीरीज के बारे में आप देखोगे. चलिए आगे चलते हैं बच्चों. यहाँ पे अब हम बात करेंगे यहाँ पर साइज के बारे में. ठीक है, अब जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे तो हमने ये देखा था जो रेडियस है इट इंक्रीजेस स्लोली, सॉरी इट डिक्रीजेस स्लोली. जो रेडियस है इट डिक्रीजेस स्लोली. नाउ व्हाट अबाउट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप?
अब अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इट इज गेटिंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, so the size must be increased. Now let's see what happens. Now if we see from scandium, then we have yttrium, then we have lanthanum. Scandium के बाद आपका आता है scandium titanium, we have zirconium, then here we have hafnium. अगर हम सीरीज में आगे जाते हैं, लास्ट एलिमेंट वुड बी जिंक, here it would be cadmium, and here it is mercury. Clear? Now if you see, if we go down the group, what we observe, the radii for the atomic radii for this particular group, titanium is smaller than zirconium, and zirconium and hafnium have similar atomic sizes. Now this is why it is happening. It is just due to the lanthanoid contraction. इसे कहते हैं lanthanoid contraction. Remember class, it is called lanthanoid contraction. Now what is lanthanoid contraction? Before start discussing it, let's see the curve. यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि जो 4D और जो 5D आपकी जो एलिमेंट्स है उनकी जो रेडियाई हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. Why it is getting similar atomic sizes? Now we have to discuss this part now. So we have seen the radius, atomic radius of 4D series is similar to the atomic radius of the 5D series. It is because of the lanthanoid contraction. Now here scandium, yttrium, lanthanum, titanium, zirconium, hafnium. Clear? If we see the electronic configuration of zirconium, it is basically 4D2 5s2. What about hafnium? It is 4f14 5d2 6s2. So there is a difference of 4f14 electrons, and this is why the size of the hafnium is reduced, or you can say it is similar to the element above it. Okay, now why it is happening? It is, as we know, that the f orbitals are very poor shielding effect. They are showing very poor shielding effect. First F, then D, then P, then S. So this is the order of the screening effect of shells, subshells, है ना. तो सबसे ज्यादा जो सबशेल स्क्रीन करती है, पेनिट्रेट करती है न्यूक्लियर चार्ज को, दैट इज एस ऑर्बिटल, एंड सबसे कम जो करती है वो एफ सबशेल आती. अगर हम एफ सबशेल की बात करें, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज. काफी ज्यादा बिग होती हैं ये साइज में. सो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स गेट डिफ्यूज्ड. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, काफी दूर दूर होते हैं. जैसे मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो काफी दूर दूर होंगे आपके. अब इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी फार अपार्ट. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा देखिए बच्चों, अगर जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर. तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो और एफ ऑर्बिटल्स हैं, दे आर वेरी लार्ज इन साइज. सो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फार अपार्ट, और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उसको भी न्यूक्लियर चार्ज क्या मिलता है, बराबर मिल जाता है, बिकॉज शील्डिंग इज वेरी पुअर. वहीं अगर शील्डिंग ज्यादा होती, वो कब होती, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो सिमेट्रिकली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लाइक इन एस ऑर्बिटल. तो शील्डिंग होती है वो प्रॉपर होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए. बट हियर द F subshells are very big in size. So what happens? Electrons are diffused easily, and therefore screening is very poor. और इस स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है, the outermost electron is facing more nuclear charge than expected. ठीक है, so that is why there is a decrease in size observed. ठीक है, वो जो आप देख रहे हो कि जो इंक्रीज होना चाहिए था कर्व, वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हो गया है with the 4D elements. It is just because of the lanthanoid contraction. I hope it is clear now. तो ध्यान रखिएगा, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से ही जो आपका जो साइज है एटॉमिक रेडियस का 4D और आपका जो 5D एलिमेंट्स है उनका सिमिलर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन.
चलिए, एक और रीजन यहाँ पे हो सकता है वो समझते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे मान लीजिए टाइटेनियम है, टाइटेनियम का जर्कोनियम था, जर्कोनियम के बाद था हाफनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, here it is 40, here it is 72. If you see, if you go down the group, what happens here is there is a increment of plus 18 electron as well as plus 18 protons. So protons भी increase हो रहे हैं तो nuclear charge बढ़ रहा है। Here from zirconium to hafnium there is a increment of 32 electrons as well as 32 protons. सो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से भी आपका जो साइज है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज ना होकर वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है आपके 4D ऑर्बिटल्स 4D एलिमेंट्स के जैसा। सो ये इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। तो जो आपकी जो 4D सीरीज है और जो 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनका जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है मतलब सेम है वो। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप की, ठीक है। तो अगर हम आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी शुड डिक्रीज। बट द ऑर्डर, जनरल ऑर्डर इज दैट 5D has more ionization enthalpy than 3D and 3D has more ionization enthalpy than 4D। और ये जो आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये इरेगुलर है, यानी इट इज नॉट फॉर ऑल द एलिमेंट्स, इट इज द जनरल ट्रेंड एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एफ सबशेल, है ना। एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए थे जिनकी जो पुअर शील्डिंग शो कर रहे थे उसकी वजह से ही क्या हो रहा हुआ बच्चों, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स इन द 5D subshell is more tightly bounded to the nucleus, so that is why the ionization enthalpy is more in this case। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो ये ट्रेंड आपका फॉलो कर रही है। जैसे अगर मान लीजिए गोल्ड की अगर हम बात करें, आयनाइजेशन इंथैल्पी 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड हैज मोर आयनाइजेशन इंथैल्पी देन कॉपर देन सिल्वर। तो ये कुछ ही ग्रुप्स में आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, इट इज नॉट फॉर ऑल दी ग्रुप्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर निकेल की बात करते हैं तो निकेल के केस में निकेल देन पैलेडियम एंड देन प्लेटिनम, जैसा ऑर्डर था वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब प्लेटिनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो ये जो जनरल ट्रेंड है ये जनरल है, इट कैन वेरी। और ये जो हो रहा है रीजन इज अगेन द इलेक्ट्रॉन्स विच इज there in the F subshell which is providing poor shielding to the outermost electron, so that is why again the ionization enthalpy is also suffering। So this is all about today's class. Thank you.